हमारे बीच में हमारी पार्टी के नेता राकेश ठानिया जी, श्री हंसराज जी, डी.एस. ठाकुर जी और यहाँ सभी सम्मानीय पूर्व विधायक, पार्टी के सभी प्रमुख नेतागण और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, जैसा कि डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने आपके सामने बात कही, आज एक बहुत ही भी हम देवतुल्य मानते हैं, जहां पूरे देश में, दुनिया में हिमाचल की एक छवि है कि अगर कानून व्यवस्था की दृष्टि से सबसे बेहतरीन राज्यों में से, बेहतरीन इलाकों में से कोई इलाका है, कोई राज्य है तो हिमाचल प्रदेश में से एक है। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं तो स्वाभाविक रूप से मन विचलित होता है। उनके परिवारजनों को, लेकिन ये जो घटना घटित हुई है, ये सामान्य घटना के रूप में नहीं देखी जा सकती। आदमी की हत्या हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हत्या करने वाले का मन नहीं भरा। शरीर के 8 टुकड़े कर दिए। ऐसी घटनाएं मुझे लगता है कि हिमाचल के इतिहास में आज से पहले कभी न सुनी, न कभी देखी। और इससे साफ मालूम पड़ता है कि वो व्यक्ति बहुत अलग सोच का है, विकृत सोच का आदमी है। छह तारीख को घटना होती है, 6 तारीख के बाद 9 तारीख को शव मिलता है। और जब शव मिलता है तो देखा जाता है कि टुकड़ों में शव मिलता है। आज बातों को कहीं भी ले जाओ, कुछ लोग कह रहे हैं सारी बात में तो 2 व्यक्तियों के निजी जीवन का विषय था, लेकिन हम इसको कैसे माने? अगर इस प्रकार का विषय होता तो भी हम मानते कि चलो थोड़ी नोक झोंक हो गई, थोड़ी हाथापाई हो गई, लेकिन परिस्थिति इस तक पहुंचना कि आदमी की हत्या और हत्या के बाद टुकड़ों में शरीर, ये सारी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती है। और जिस व्यक्ति जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, उसके बारे में अब धीरे धीरे जानकारियां हासिल होने लगी हैं। और जब जानकारियां हासिल हो रही है तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दिख रही हैं जो बहुत सामान्य नहीं लगती हैं। वो व्यक्ति घर से दूर जाकर के लगभग 10,000 की ऊंचाई में रहता है, 12 महीने वहां रहता है, 6 फुट 8 फुट तक बर्फ पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद वहीं रहता है। और हिमाचल में एक नहीं अनेक जगह इस प्रकार की परिस्थिति रहती है जहां सर्दी के मौसम में लोग ऊंचाई पर होने के बावजूद जहां उनका घर है उसको छोड़ करके नीचे के स्थान पे आते हैं, और उनका घर जो नीचे था उस घर में भी रह सकते थे। आखिर वहीं क्यों रहते थे, ये भी एक प्रश्न है। और ये भी जानकारी हासिल हो रही है कि मलकियत जमीन मात्र 3 बीघे के करीब उनके पास है, लेकिन लगभग 100 बीघा पर कब्जा करके रखा है सरकारी जमीन पर। और जो जमीन वहां पर कब्जा करके रखी है, वहां पर ना किसी का कोई पशु जा सकता है, ना कोई आदमी जा सकता है। ये भी इस प्रकार का उसका व्यवहार वहां पर रहता था। ये भी जानकारियां लोगों से सुनने को मिल रही है। और यहीं तक नहीं,
अगर पीछे जाने की बात आती है तो यहां तक जाते हैं लोग। जब नोटबंदी का दौर आया तो एक बहुत बड़ा साइजेबल अमाउंट जो है वो एक्सचेंज हुआ उसके अकाउंट में। यह भी मुझे लगता है कि जांच का विषय है। मुझे पूरा भरोसा है पुलिस प्रशासन जो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है वो उसकी जांच भी कर रही है। और इसके साथ साथ में यह भी कहा जा रहा है कि आज की तारीख में भी जो उसके पास मौजूद जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसमें भी एक साइजेबल अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है उसमें भी। आय का जरिया क्या था? कुछ लोग कह रहे थे लगभग 100 के पास आसपास उसके पास भेड़ बकरियां रहती थी, लेकिन 100 भेड़ बकरियों के बाद जब एक साल में जो बेचने की बात आती थी तो 200 के करीब वो बेचता था। अगर 100 है तो 200 कहां से आ जाती थी? मैं उन सारी चीजों में जाना भी नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। जब 1998 में शतरुंडी कांड हुआ था जिसमें 35 लोगों की जान चले गई थी, 98 की बात है। जानकारी मिली कि उस वक्त भी उनको जांच में शामिल किया गया था। ऐसे बहुत सारी चीजों का अगर हम जिक्र करें तो स्वाभाविक रूप से हमको सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि उस दिशा में कि उस व्यक्ति का संबंध किन लोगों के साथ है, कौन लोग वहां पर आते थे, संरक्षण देने वाले लोग। इन सारी बातों की जांच भी होनी चाहिए। और इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात को बड़ा स्पष्ट कहा कि जांच की प्रोसेस शुरू हो गई है, आरोपी के परिवारजन और आरोपी गिरफ्तार हैं, ये बात कही जा रही है। लेकिन उचित होगा कि इस प्रकार की सोच का व्यक्ति वो सामान्य नहीं हो सकता है। उसके बारे में जांच बड़ी एजेंसी से करवानी चाहिए। इसलिए कहा हमने कि एनआईए के माध्यम से जांच हो तो मुझे लगता है कि बेहतर रहेगा, ताकि पीछे का भी इतिहास उसका शामिल उसमें हो सके कि आखिरकार वो व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंचा है और क्या करके पहुंचा है। अब आपके बीच में आज यहां पर आए हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। साथ साथ में हमने तय किया कि उस परिवार में कमाने वाला एक ही बेटा था, मां बाप बुजुर्ग हैं, बहनों की शादी हो गई है और मनोहर अब रहा नहीं। और जैसा कि डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने कहा, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी ने कहा कि हम वहां जाकर के उन परिवारजन से मिलना भी चाह रहे हैं। और हमने ये भी तय किया हम पार्टी की ओर से कम 5 लाख रुपए पार्टी की ओर से उनको वहां पर मदद के रूप में भी देने के लिए बात कह रहे हैं। इसको भी हम पूरा करें, ताकि मनोहर को तो हम वापिस नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लेकिन कम से कम उन बूढ़े माँ बाप के लिए हम कुछ मदद तो कर सके, जिनके पास जीवन में आंखों के सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है। इस बात को सुनकर के पूरे हिमाचल प्रदेश में जो घटना घटित हुई है, सब अचंभे में है। हर जगह से आदमी कह रहा है ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आखिर हो कह रहा है। और मुझे इस बात को लेकर के अफसोस है कि कुछ लोगों के, कुछ नेताओं के कहने पर जो है, जो जब वो भाषण देते हैं, कुछ बात कहते हैं, ऐसे लोगों को शय मिलती है, हिम्मत मिलती है, और उसका ये परिणाम है। ये हिमाचल शांति प्रिय है, जहां के लोग भी शांति प्रिय हैं। जहां चंबा मामा आज आए हैं आप सबके बीच में, हम सब लोग शांति के साथ अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि
कि अगर हम शांति प्रिय हैं तो हम इस प्रकार की घटनाओं पर अपनी खामोशी बनाए रखेंगे, हम आवाज बुलंद करेंगे। और पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं हर रोज घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे वो शिमला की बात है, चाहे वो हमारे सिरमौर की बात है, चाहे वो कुल्लू की बात है। घटना इस प्रकार की घटित हो रही है जो चिंता का विषय बनी हुई है। और मेरा ये कहना है कि सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं अगर घटित होती रहेंगी तो हिमाचल पूरे देश में, पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएगा।